प्रोफेसर राज, टेलीपैथी और पार्वती। मैनचेस्टर में प्रोफेसर राज का घर मेरा वो ठिकाना था जहाँ मैं अक्सर छुट्टी वाले दिन चला जाता था। मैनचेस्टर की ऑक्सफोर्ड रोड पर वाक़ मेरे हॉस्टल से राज के घर का फासला कुछ ज़्यादा न था। ये 80 की दिहाई की बात है जब मैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट का तालिब इल्म था और राज सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाता था। वो उम्र में मुझसे कुछ ही बड़ा होगा। उसका ताल्लुक साउथ इंडिया से था। आया तो यहाँ पीएचडी के लिए था, लेकिन फिर हमेशा के लिए यहीं रह गया। राज ने शादी नहीं की थी। उसके साइड टेबल पर एक लड़की की फ्रेमशुदा तस्वीर रखी होती थी जिसका नाम पार्वती था, जो कॉलेज में राज से जूनियर थी और जिसको राज कभी नहीं भुला सका था। उस रोज मैनचेस्टर में सर्द हवा चल रही थी, जिसका मतलब था कि आज हम विटवर्थ पार्क नहीं जा सकेंगे, वरना अक्सर ऐसा होता कि मैं राज की तरफ जाता और वहां से हम विटवर्थ पार्क आ जाते। चलते चलते राज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता और मैं एक हैरत ज़दा सामे की तरह उसकी गुफ्तगू सुनता रहता। सोशल थियोरी में मेरी दिलचस्पी ही राज से दोस्ती की बुनियाद थी। सच पूछें तो राज से गुफ्तगू से मैंने जितना सीखा शायद भारी भरकम किताबों से भी ना सीख पाता। उस रोज मैनचेस्टर की सर्द हवा कुछ ज्यादा ही काटदार थी। मैंने सर को अच्छी तरह ढांप रखा था और हाथ लेदर जैकेट की जेबों में थे। राज स्कॉट्सडेल में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। मैनचेस्टर का मौसम भी अजीब उदास कर देने वाला मौसम है। उन दिनों मुझे यूं लगता था कि वतन से दूर मैनचेस्टर का मौसम भी मेरी उदासी का एक बड़ा सबब है। राज से मेरा पहला तारुफ एक सेमिनार में हुआ था। मुझे याद है किस तरह उसकी गुफ्तगू, उसका इल्म और उसकी आंखों की चमक ने सामाईन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैंने देखा वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों में बहुत मकबूल था। शायद उसकी वजह उसकी कम उम्री थी, या शायद मालूमात पर उसकी गिरफ्त, या फिर उसका दिल आवेज अंदाज। वो किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करता तो लगता था वो उसमें डूब गया है और उसके सांवले चेहरे पर बड़ी बड़ी रोशन आंखें और भी रोशन हो जाती। उस रोज ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर ट्रैफिक कम थी। मेरे दाएं हाथ विटवर्थ पार्क था जो तकरीबन खाली पड़ा था। राज के घर दरवाजे के सामने पड़े मैट पर मैंने जूतों को साफ किया और फिर घर की घंटी बजाई। कुछ ही देर बाद कदमों की चाप सुनाई दी और राज ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसने मुस्कुरा कर कहा, वेलकम। मैंने जूते उतार कर दरवाजे के पास अलमारी के निचले खाने में रखे, जैकेट और मफलर उतार कर अलमारी में टांगे। राज कहने लगा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। मैं ड्राइंग टेबल पर बैठ गया। फिर मेरी नज़र छोटी सी मेज पर रखी पार्वती की तस्वीर पर पड़ी, जिसके बारे में राज ने बताया था कि वो कॉलेज में उसकी जूनियर थी और जो एक वादा करके भूल गई थी। राज किचन में कॉफी बना रहा था और मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। उसकी पेशानी पर बिंदिया थी, उसके कटे हुए बाल कंधों तक आ रहे थे और उसकी आंखों में दिलावेज मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर में राज दोनों हाथों में कॉफी का कप लेकर आ गया और डाइनिंग टेबल पर मेरे साथ बैठ गया। मैनचेस्टर के सर्द मौसम में कॉफी का अपना ही एक लुत्फ है। मैंने राज से पूछा, आजकल वो कौन सी किताब पढ़ रहा है? उसके जवाब में वो हंस दिया और कहने लगा, आजकल मैं टेलीपैथी के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा, क्या तुम टेलीपैथी पर यकीन रखते हो? उसने निगाह उठाकर खिड़की की तरफ देखा, जिसके पर्दे हटे हुए थे। बाहर तेज सर्द हवा से दरख्तों की टहनियां दोहरी हो रही थीं। वो कहने लगा, टेलीपैथी से मेरी दिलचस्पी पार्वती की वजह से हुई। उसे इस तरह के उलूम में दिलचस्पी थी। उसको पूरा यकीन था कि हम अपना पैगाम दूसरों के जहनों तक पहुंचा सकते हैं और उसी तरह दूसरों के जहन की सोच पढ़ सकते हैं। फिर उसने मुझे भी इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि मैं भी टेलीपैथी सीखूं। मैं उसकी खुशनुदी खातिर उसका शागिर्द बन गया और हैरत अंगेज तौर पर जल्द ही कुछ टेक्निक सीख ली। पार्वती मुझे कहती थी, कुछ भी सीखें तो दिल से सीखें, अधूरे इल्म से कामयाबी नहीं मिलती। अधूरा इल्म धुंध और शोर में खो जाता है। लेकिन मैं तो महज पार्वती की खुशनुदी के लिए उसका शागिर्द बन गया था, वरना टेलीपैथी में पूरी कामयाबी हासिल करके मुझे करना भी क्या था। इसलिए पार्वती से इब्तदाई सबक लेने के बाद मैंने उसे अधूरा छोड़ दिया। फिर मैं मैनचेस्टर आ गया। एक दिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक ने मुझे चौंका दिया, जिसमें लेबॉर्ट्री में रिमोट व्यूइंग के हवाले से तजुर्बात किए गए थे, जिनसे ये सामने आया कि दूर दराज के इलाके या वाक़े को जहन की तीसरी आंख से देखा जा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस तजुर्बे में पैट प्राइस भी शामिल था, जिसके पास ऐसी सलाहियतें थीं जिनकी बदौलत वो कमरे के अंदर छुपाई हुई कोई चीज
या लफाफे के अंदर कोई दस्तावेज या दूर दराज होने वाले किसी वाक़े की तस्वीर कशी कर सकता था। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी देखकर अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि रिमोट व्यूइंग को दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक मुख्तसर टीम थी जिसने दुश्मन के कई जासूसों का सुराग लगाया, गुमशुदा सबमरीन को ढूंढा और कई मुश्किल केस हल करने में मदद की। पैट प्राइस का कहना था कि जो चीज़ ज़्यादा एहतियात से छुपाई जाए वो उसके जहन में उतनी ही रोशन होकर सामने आती है। पैट प्राइस ने रिमोट व्यूइंग के जरिए रूस की एक खुफिया इंस्टॉलेशन के हवाले से एक क्रेन की ड्राइंग बनाई जिसकी अमेरिका के सैटेलाइट से भेजी गई तस्वीर से हैरत अंगेज मुशाबियत थी। उसने रिमोट व्यूइंग के जरिए एक ड्राइंग बनाकर बताया कि रूसी इंस्टॉलेशन में बहुत से लोग लोहे का एक गुंबद बना रहे हैं जिसका डायामीटर 60 मीटर है। इन मालूमात की तस्दीक 3 साल बाद हुई जब पैट प्राइस का इंतकाल हो चुका था। उसकी मौत पुरस्कार हालात में हुई थी। कुछ लोग कहते हैं मौत की वजह CIA से उसकी वाबस्तगी थी। कहते हैं उसे अपनी मौत का पहले से पता चल गया था और उसने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कह दिया था। मैं गौर से राज की बातें सुन रहा था। अचानक वो चुप हो गया। मैंने देखा कि वो खामोश है और उसकी निगाहें मेज पर रखी पार्वती की तस्वीर पर हैं और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी है। मैंने कहा, राज, तुम तो कहते थे तुमने टेलीपैथी को कुछ सबक पढ़े थे, क्या टेलीपैथी से तुम पार्वती से राब्ता नहीं कर सकते? वो मुस्कुराया और सर झटक कर बोला, तुम क्या समझते हो मैंने कोशिश नहीं की होगी? फिर जैसे वो अपने आप से बातें करने लगा। कभी कभार मैं सोच कर इर्तिकाज करता हूँ तो मुझे यूं लगता है कि मैं उससे राब्ता करने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन फिर अचानक एक धुंध छा जाती है और मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता। हवाओं का शोर है और मैं उसकी गुफ्तगू सुन नहीं सकता। फिर मुझे पार्वती की बात याद आ जाती है कि कोई भी चीज़ सीखें तो दिल से सीखें। अधूरे इल्म से कामयाबी नहीं मिलती। अधूरा इल्म धुंध और शोर में खो जाता है। आज मुझे एहसास हुआ पार्वती ठीक ही कहती थी।